1984 का एक वाकया मैंने अभी आर्काइव से निकाला। 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। एक कोई पटेल साहब थे, मेहसाना में जीते थे, और एक आंध्र प्रदेश के हम्मन कोटा से कोई रेड्डी साहब थे, जिन्होंने तत्कालीन गृह मंत्री पीवी नरसिम्हा राव को हराकर चुनाव जीता था। ये 2 सीटें कुल जमा भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। राजीव गांधी ने तो मजाक में कहा भी था कि परिवार नियोजन का सबसे अच्छा पालन भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, हम 2 और हमारे 2। वहां से भारतीय जनता पार्टी कभी बोफोर्स के कंधे पे सवार हो गई हिंदुत्व की पूरी चाशनी लेकर के। फिर उसके बाद मंदिर का आंदोलन, पालमपुर अधिवेशन, और उसके बाद धर्म संसद इलाहाबाद की। इसके बाद देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने मंडल कमीशन के बाद जो मंडल और कमंडल का कॉकटेल जो पहली बार तैयार किया, वो कल्याण सिंह के नेतृत्व में करता हुआ दिखा। और वहां से भारतीय जनता पार्टी जब टेक ऑफ करती है तो 98 आते आते सत्ता में काबिज होती है। भले ही उसे अपने पोस्टर बॉय को पीछे करना पड़ा, लाल कृष्ण आडवाणी को, एक सो कॉल्ड लिबरल चेहरा सामने लाना पड़ा। हालांकि वो कितने लिबरल थे इस पर बिना सीतापति की किताब जो है काफी कुछ कहती है, इस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, दिवंगत लोग हैं। लेकिन इस यात्रा में भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने यदि 84 के चुनाव को छोड़ दें, उसके बाद के दौर में जिस प्रकार से सहयोग किया, क्या आपको नहीं लगता कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम का एक ऐसा गैर राजनीतिक संगठन जो सक्रिय रूप से राजनीति में पूरी भागीदारी रखता है, इस तरह के संगठनों की जरूरत का एहसास इस देश के दूसरे राजनीतिक दलों को भी करवा दिया है? क्या यह बदलाव की इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण पार्ट नहीं है? आप म्यूट हैं सर। आप अभी म्यूट हैं। एक मिनट रुकिए जी, आ गए, आ रही है आपकी आवाज। हाँ, मेरा ये कहना है कि सबसे पहले जो आप कहते हैं आरएसएस, ऐसे संगठन इधर के या उधर के, छुपे हुए या सामने, वो सारे राजनीतिक दलों के आगे आगे पीछे हैं। कोई कहीं से उसका इंस्पिरेशन प्राप्त करता है, गाइडेंस प्राप्त करता है, कंसल्ट करता है, कुछ भी है, लेकिन है कहीं न कहीं, कहीं पोथी से मिलता है, कहीं लोगों से मिलता है, कुछ से मिलता है, तो उस पर हम न जाएं। दरअसल मैं एक 2-3 बातें कहना चाहता हूं कि एक मैं अपने वाकया से शुरू करता हूं। मेरा एक खुद का व्यक्तिगत वाकया है। दिल्ली विश्वविद्यालय में एक सेमिनार हुआ था, नया नया था, हम भी थे, तो मैं सेमिनार में गया क्योंकि एक दर्शन करने का मौका मिलता। ये बात 87 की। लाल कृष्ण आडवाणी जी उस सेमिनार को संबोधित कर रहे थे एक कॉलेज में, तो मैं भी था उसमें, और एक छात्र होने के नाते मैंने एक सवाल पूछ दिया था उनसे। तो ऐसा लगा मुझे, अब उसका जिक्र नहीं करेंगे, ऐसा लगा कि हम पीट दिए जाएंगे। और आडवाणी जी का गुस्सा मेरे जैसे अदने से व्यक्ति पे इतना ज्यादा गुस्सा में आ गए क्योंकि सवाल जो मेरा था, तो जिस मैगजीन ने उसको स्पॉन्सर किया था, उसके एडिटर ने मुझे थोड़े पीठ पे आके शाबाशी दी कि आपने सही सवाल पूछा। अब सवाल बोल सकता हूं, लेकिन हम चाहते नहीं बोलिए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, बोल सकते हैं। सवाल यही था कि आप बहुत गर्व से कहते हैं, आप पूरे दिल्ली में पोस्टर लगवा रहे हैं पूरे में कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये था पोस्टर उस समय का। और आप प्रजातांत्रिक प्रोसेस में हैं, तो कैसे आप इसको सपोर्ट करते हैं इस ढंग से? क्योंकि उस समय पार्टी परिचलन, चर्चा, नैरेटिव अलग था। तो मेरे ऊपर जब वो नाराज इतना ज्यादा हो गए, तो आप समझिए कि उसका आशय क्या है। ये एक मुझे वाकया बहुत मेरे जहन में है, और वहीं से मेरी दिलचस्पी भी राजनीति वगैरह में, मतलब नजदीक से देखने में हुई कि इतना कद्दावर नेता मेरे जैसे व्यक्ति पर इतना गुस्सा क्यों हो रहा है। क्योंकि वो जो उनका जो तेवर था ना, वो उसी समय से ये लोग किसी की सुनने के मतलब फेवर, मतलब उसको लेके टॉलरेंट नहीं थे। वेल, तो ये एक बात है। अब इस बैकग्राउंड में मैं बात कहना चाहता हूं कि अभी उसका थोड़ा सा उल्लेख अपूर्वानंद जी ने किया, लेकिन अपूर्वानंद जी ने ये कहा कि सामाजिक न्याय के नाम पर कई पार्टियों ने
जो उनको चलाना चाहिए थे कास्ट बेस्ड सीमित रह गई, बहुत छोटे कास्ट तक। देखिए, जब ये भारतीय जनता पार्टी उठ रही थी उस समय कांग्रेस पूरी तरह से डिक्लाइन में जा चुकी थी, और वहां पर उस समय कांग्रेस विरोध का पूरा नारा था पूरे देश में। सारी पार्टियां कांग्रेस का ही विरोध करती थी, सारे के सारे। तो जो रीजनल पार्टीज का उदय हुआ, उन लोगों ने अपीजमेंट, अगर कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा और कांग्रेस ने कुछ किया भी, ठीक से किया, तो उससे 4 गुना 5 गुना 10 गुना बढ़ के अपीजमेंट का काम, मुस्लिम अपीजमेंट का काम, जो छोटे राजनीतिक दल थे, जो जाति के समूह से बने थे, जो सामाजिक न्याय जिसको कहते थे, उन लोगों ने उसका मुसलमानों के साथ वो एक वोट बैंक में इस्तेमाल करके एक अपीजमेंट का काम किया। जाहिर सी बात कि ये जो एक पेंटअप इमोशन था पहले से कि भाई ये तो हिंदुओं के साथ ये है, वो है, फलां है, ठिकाना है, उसका भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बखूबी इस्तेमाल किया। लबादा जरूर उड़ाया गया रह रहकर, उदारवादी चेहरा वगैरह वगैरह, लेकिन सच्चाई यही थी कि उसके मर्म में यही था कि ये हो रहा है और ये जो है हमें बर्दाश्त नहीं है। आज के डेट में, अब राष्ट्रवाद, आज प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अब परिवारवाद बनाम राष्ट्रवाद की बात है। तो राष्ट्रवाद अब क्या है? 2 चीज है। राष्ट्रवाद मतलब हिंदूवाद, हिंदूवाद बस। अब इसको ऐसे समझिए, हिंदू मतलब अब हिंदू रिलीजन एज सच की कोई वो जगह नहीं है, हिंदू आइडेंटिटी की बात है। और अडवाणी जी तो पहले ही से बोलते थे अपने उच्चारण में भी हिंदुस्तान, हिंदुस्तान भी नहीं बोलते थे, हिंदुस्तान बोलते थे। तो लेकिन ये हिंदुत्व तो कॉर्पोरेट हिंदुत्व दिख रहा है। जो अमर सिंह का कॉर्पोरेट समाजवाद था, उसका एक कॉर्पोरेट हिंदुत्व संस्करण दिख रहा है आज की तारीख में। अरे भाई, दिखे जो भी, लेकिन उसके मर्म में वही है। हिंदू कॉर्पोरेट कहिए चाहे जो भी कह लीजिए, है उसके मर्म में यही। और हम ये कहें कि सारे जो है, आज क्या हो रहा, 1 पार्टी डोमिनेंट सिस्टम का हुआ। एक समय कांग्रेस हुआ करती थी, आज के डेट में बीजेपी है। बीजेपी के साथ पहले भी जो कई और उनके संगठन थे, आरएसएस से जुड़े हुए बजरंग दल, वीएचपी जैसे, उनके हाइड्रा हेडेड संगठन थे। कांग्रेस के साथ भी ऐसे बहुत सारे संगठन थे, कई ऐसी पार्टियां थी जो कांग्रेस ने बनवाई थी। तो अब आप वो देख लीजिए कि अब कॉर्पोरेट है कि हाइड्रा हेडेड है, लेकिन मर्म में वही है। मर्म में वही है कि भैया हिंदू खत्म हो जाएगा, हिंदू के ऊपर खतरा है वगैरह वगैरह, और इसको हम उपयोग करें राजनीतिक सफलता के लिए। जो पहले मास्क्ड थी, लबादा उड़ाया हुआ था। 4 ऐसे मौके इतिहास में आए जब भारतीय जनता पार्टी ने, जनसंघ ने, इवन आरएसएस ने अपने एजेंडा को छोड़ दिया ताकि ये सत्ता में पहले आए, या सत्ता का जो एक समर्थन हो या उनके सहयोगी में। और 4 ऐसे मौके हैं जब उन्होंने छोड़ दिए बड़े स्तर पे। तो वो भी किया। एक समय में जब जॉर्ज फर्नांडिस कन्वीनर थे एनडीए के, तो क्या हुआ था, वो 3 जो विवादास्पद मुद्दों को उन्होंने मुलतवी रखा था, किया उन्होंने। अब आज सब कुछ खुल चुका है। तो अगर ये कोई समझ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अभी कोई रुकने वाली है, कोई परिवर्तन करने वाली है, तो नहीं। अभी एक बहुत और एग्रेसिव हिंदुत्व या हिंदूवाद चलेगा, और उसमें जो है, जो पार्टी इतना जुर्रत कर सकती हो कि किसी मुसलमान को टिकट देने में ही जो है, उसमें 1-2 गिनती आप कर लीजिए, तो आप समझ लीजिए एजेंडा तो बिल्कुल साफ है। चूंकि सामने सामने जो है खूब सारा जो है इलेक्टोरल सक्सेस है। तो अभी तो एजेंडा शुरू हुआ है, अभी तो चीजें चालू हुई है। तो मुझे यही लगता है कि जो जिस तरह से डिस्क्रिमिनेशन के आरोप के आधार पर माइनॉरिटी अपीजमेंट की जो पॉलिटिक्स विपक्षियों ने भी की, और जो एक पूरा एक अवधारणा बनाई गई देश के अंदर कि भैया ऐसा है कि हिंदू खतरे में है, तो अभी तो मुझे लगता है कि और जो है, जो बीजेपी की कहानी है, जो 80 से आप 2-2 की बात कर रहे थे, अभी पता नहीं कहां जाके रुकेगी, ये हम नहीं कह सकते। हमको लगता है और अभी बढ़ी। सतीश जी, एक नया चलन खास करके ये 300+ वाली भाजपा में दिख रहा है, और इनकी कार्य योजनाओं में दिख रहा है। हर चीज 1 नेशन 1 एजेंडा, एजुकेशन 1 नेशन 1 एग्जाम,
नीट पूरे देश के मेडिकल कॉलेज को एक जगह एग्जाम लो, मतलब डाइवर्सिटी को खत्म करने की जो पूरी कोशिश है, जो इंडियन इथोज है डाइवर्सिटी, जो अपने अपने नीट के मुद्दे पर लोकसभा चुनाव में पूरे पूरे बीजेपी गठबंधन के खिलाफ तमिलनाडु चला गया। इस बार भी यही होने जा रहा है, तमिलनाडु से लोग बता रहे हैं, नीट से इतनी नाराजगी है। तो ये जो हालात है इस देश में, वन नेशन वन टैक्स, आज जीएसटी में स्टेट अपने शेयर के लिए लड़ रहा है, जिसको लेकर प्रणब मुखर्जी और मनमोहन सिंह ने, सॉरी नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई 2017 को संसद में बहुत लंबी लंबी बातें कही थी, 16 या 17 शायद याद नहीं है मुझे। तो ये परिस्थितियां जो है कि सब चीज को एक तरीके से सिंगल एक सूत्र में बांधो, क्या ये एक सूत्र में बांधने का एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का जो है, ये अब आपको नहीं लग रहा कि बीजेपी अब क्लाइमेक्स पर पहुंच गई है और यहां से अब भारतीय जनता पार्टी में गिरावट देखने को मिल सकती है? क्योंकि देश ये डाइवर्सिटी से बना हुआ है पिछले 5000 सालों से। आप म्यूट है सर। भाई ये देखिए, 70 साल से हम लोग सेकुलरिज्म की ही बात सुन रहे थे, लेकिन हमको लग रहा है कि 7 साल से सेकुलरिज्म शब्द ही गायब हो गया। तो आप ये कहेंगे कि सतीश जी, सेकुलरिज्म शब्द का इस्तेमाल भारतीय राजनीति में दरअसल साहबानों और इस केस के बाद शुरू हुआ है। आम बोलचाल की भाषा में सेकुलरिज्म का इस्तेमाल, आप तो काफी सीनियर है, आपको अगर लगता हो कि 85 के पहले होता हो? देखिए, चाय की दुकानों पर सेकुलरिज्म का इस्तेमाल, सुनिए ना, आप अगर बहस करेंगे तो मैं कर लूंगा आपसे, वो हम बहस नहीं करना चाह रहे। सुनिए ना, मैं बोल रहा हूं। देखिए, विविधताओं की बात होती रही, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात होती रही, वो भी एक धर्मनिरपेक्षता की ही बात है कि नहीं? आप धर्मनिरपेक्षता तो ऐसे ही शब्द बाद में आया है, तो उसको आप रहने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि भारत में इस बात की जो एक विविधता है उसकी चर्चा होती रही, लेकिन अभी आप देखिए कि ये वन नेशन वाला जो आपने बात कही अभिषेक जी, तो वो ये बहुत स्पष्ट है ना, सबको स्पष्ट है। शायद तो एक पार्टी भी रहे, क्योंकि जब एक हिंदुत्व, एक राष्ट्रवाद, एक ही बहुसंख्यकवाद, एक ही चीज पर सारा फोकस है, तो जाहिर सी बात है सबको एक ही, सब चीज एक ही होगा। और ये भाजपा को लगता है कि उनको ज्यादा मजबूत बनाती है, जो कि आजकल के चुनाव नतीजों से भी स्पष्ट है। एक चीज हमको समझना चाहिए, जो अभी प्रोफेसर रविकांत जी ने कहा कि सबाल्टर्न हिंदुत्व, ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि सबाल्टर्न हिंदुत्व के मामले में भी भारतीय जनता पार्टी ने आज सबको मात दे दी है, सबको मात दे दी है। कि आप ब्राह्मण बनियों की पार्टी जिन्हें आप कहते थे, वो तो है कि जो गैर यादव वोटों का जो उन्होंने ध्रुवीकरण कर दिया हिंदू समाज के भीतर में, आज सबसे बड़ी ताकत भारतीय जनता पार्टी की, सबसे बड़ी ताकत वही है जो आप सबाल्टर्न हिंदुत्व की बात अपने रविकांत जी कह रहे हैं। और इन्हीं के प्रदेश में उन शायद वो क्या हो, तो इसके बहुत ज्यादा ज्ञाता है, कहाँ गए दलित वोट, ये जरा ये भी देख ले। तो अभी तो सबाल्टर्न में शायद दलित को भी एक अलग देखा गया, एक सब अलग वोट देखा गया, ओबीसी को अलग देखा गया। तो ये कहना कि वन करने से उनको एकदम वो चरमोत्कर्ष पर पहुंच गए, तो मैं इस चीज को नहीं मानता। मैंने पहले ही आपको ये बात कह दी थी। दूसरी बात, बस इतना कह के खत्म करूंगा कि देखिए, आपने कहा कि कंज्यूमरिज्म से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी और ये हुआ कैपिटलिज्म, क्रोनिक कैपिटलिज्म, ये सब वगैरह वगैरह। कांग्रेस इसकी कम दोषी नहीं है। कॉर्पोरेट अगर हुआ तो कांग्रेस ने भी किया। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आज के डेट में अगर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, संगठनात्मक क्षमता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की बात है, तो अभी तो उनका चरमोत्कर्ष आना बाकी है, क्योंकि अभी तो विपक्ष जो है, और आगे आने वाले दिनों में भी ऐसा लगता है कि विपक्ष जमीन से नीचे है, जमीन पे भी नहीं है, जमीन के भीतर चली गई है। तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पर आप उनसे नहीं लड़ सकते। जनता में आप कह रहे हैं कि हाँ जी एक बहुत हालत खराब है, वो है, तो उसके लिए टॉनिक है ना, सबाल्टर्न हिंदुत्व है ना, उसके लिए 80 करोड़ लोगों के लिए फ्री अनाज है ना। आज ही तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमको सामाजिक न्याय के लिए काम जो हम लोग कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक कर रही है, उसको जनता तक पहुंचाइए। तो आप उनका मुकाबला कैसे करेंगे? आप ये हम मान सकते हैं आपकी बात कि भाई पॉलिटिकली तो नहीं, इलेक्टोरली तो नहीं, हाँ जनता जो है खिलाफ खड़ी हो जाए तो फिर उसका कुछ नहीं कह सकते हैं, उसमें फिर शायद वो जमींदोज हो जाए।